गुड आफ्टरनून एवरीवन। बात करेंगे शुरू इंटरनेशनल मार्केट से। कल जैसे हम लोगों को पता है कि अडानी के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे यूएस ने घूस दे के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेने के, तो अडानी के शेयर खट से इंडियन मार्केट पे बिल्कुल 20% साथ के साथ शेयर 20% शायद लॉक इन हुए थे, बाद में ओपन हुए तो 14, 15, 16, 17% डाउन पे वो बंद हुए। उसके बाद एक बहुत बड़ी कंपनी है GQG पार्टनर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में लिस्टेड है। उन्होंने जब अडानी पे हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाए थे और अडानी गिरा था बिल्कुल टॉप से, जब करेक्ट हुआ था 50-60%, उस समय शायद GQG पार्टनर्स ने एंट्री ली थी अडानी के अंदर। और कल ये न्यूज़ के बाद ऑस्ट्रेलियन मार्केट में GQG पार्टनर्स का शेयर भी खट 20% नीचे। आज फिर शायद उन्होंने अनाउंस किया था कि वो बाईबैक करेंगे, तो आज या पिछले ट्रेडिंग सेशन में वो 15% ऊपर GQG वापस आया था, तो ऑलमोस्ट इस लेवल पर ट्रेड करा था GQG पार्टनर। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग वॉरेन बफेट के बारे में, जो पिछले 1-2 क्वार्टर से अपने शेयर बेच रहे थे, धड़ाधड़ शेयर बेच रहे थे। उन्होंने एप्पल में बहुत सारे शेयर बेचे, बैंक ऑफ अमेरिका के उन्होंने बहुत सारे शेयर खाली किए, और बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों बेच रहे हैं वो, क्या उनको ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोगों को नहीं है। बट शायद ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली उन्होंने रिसेंटली डोमिनोज पिज़्ज़ा और पूल कॉरपोरेशन 2 शेयर में अपना होल्डिंग्स बढ़ाई नहीं है, खरीदे हैं न्यू। और 2 एग्जिस्टिंग शेयर जो उनके पास हैं, सीरियस XM होल्डिंग्स और हीको, उन दोनों में अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। डोमिनोज में उन्होंने $550 मिलियन इन्वेस्ट किया, पूल कॉरपोरेशन में $152 मिलियन के अप्रॉक्स इन्वेस्ट किए, और अपना जो उन्होंने स्टेक बढ़ाया सीरियस XM होल्डिंग्स में वो 7% के अराउंड बढ़ाया है, और हीको में 0.5% के अराउंड बढ़ाया है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग टेस्ला के बारे में, जो अभी 5-6 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले न्यूज़ आई थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आएगी तो शायद वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर रेगुलेशंस वगैरह कुछ ढीले करेंगे। और ये न्यूज़ तो आनी ही थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कितना हेल्प किया है इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेनिंग में, उनको जीतने में, ट्विटर पे जो उनको कैंपेन किया, उनको प्रमोट किया है। तो थोड़ी सी ऐसी चीज़ें आनी थी। और आई थिंक जो अमेरिका का बुल मार्केट है वो बहुत अभी स्टेगनेंट फेज पे था, बहुत रुका हुआ था। अब शायद वो वापस चालू होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ होगी डोनाल्ड ट्रंप के आने से। और ऑब्वियसली पहला जो बुल मार्केट का लीडर था वो एनवीडिया था, बट अब वो टेस्ला बनेगा। 110% वो टेस्ला बनेगा। हाँ, इस पर कोई बेट नहीं कर सकता, बट जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है टेस्ला ही होना चाहिए नेक्स्ट बुल मार्केट का लीडर। उसके अलावा चाइना की तरफ से आया है अभी 2 घंटे पहले न्यूज़ कि वो ओपन है बात करने के लिए यूएस से बाइलेटरल ट्रेड्स को लेके। हम लोग सब जानते ही थे कि जिस तरह पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उन्होंने टैरिफ लगा दिया था चाइना पे बिना कुछ सोचे समझे, तो बहुत दिक्कतें आती थी चाइना को भी, और साथ में इन्फ्लेशन भी राइज होता था यूएस में, क्योंकि सस्ते सामान आता था चाइना से। बट अगर उस पर हम टैरिफ लगा देंगे तो ऑब्वियसली वो सस्ता सामान नहीं आएगा, और महंगा सामान जो इनबिल्ट जो यूएस के अंदर बनता है वो बिकेगा, और इन्फ्लेशन राइज होगा। इसके अलावा अगर इंडियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो रेमंड आज 7-8% करीबन भागा। क्यों भागा? रेमंड के अंदर पहले 3 बिजनेस आते थे। रेमंड लाइफस्टाइल जो कि उनके कपड़ों का बिजनेस था, उसमें पार्क एवेन्यू वगैरह और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते थे रेमंड लाइफस्टाइल के अंदर। उसके बाद एक रेमंड का इंजीनियरिंग बिजनेस था, जिसमें वो टूल्स वगैरह बनाते थे और भी 3-4 चीज़ें करते थे। और एक रेमंड रियलिटी का बिजनेस था, रियल स्टेट का। तो रेमंड लाइफस्टाइल तो डीमर्ज हो गया था पहले, और अभी वो लिस्ट भी हो चुका है। और आज ही शायद रेमंड को परमिशन मिली है NSE और BSE की तरफ से कि वो रेमंड रियल स्टेट का जो उनका बिजनेस है रेमंड रियलिटी, उनको वो डीमर्ज कर सकते हैं। तो उसी के लिए आज वो 7-8% आई गेस भागा है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि रेमंड जो रियल स्टेट का बिजनेस था रेमंड रियलिटी का, वो पूरे रेमंड का 17% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया था फिजिकल ईयर 2024 में। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि किस तरह से रिजल्ट्स आ रहे थे हमारे कंज्यूमर और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज़ के। 5-6% का टॉप लाइन, वो भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2-3% का टॉप लाइन, 1-2% का बॉटम लाइन। बिल्कुल हालत ख़राब थी हमारे कंज्यूमर की, हमारे मिडिल क्लास लोगों की। बट इसके बावजूद ब्लू स्टार के MD आए, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं,
और उन्होंने बोला कि रूम एसी सेगमेंट में कोई भी स्लो डाउन नहीं है। शायद इस वजह से भी हो सकता है वो कि अभी फेस्टिवल सीज़न आए थे तो लोगों ने बहुत बहुत लार्ज अमाउंट में पैसे खर्च किए फेस्टिवल सीज़न में, क्योंकि इंडिया में आई गेस 3-4 चीज़ों पे ही लोग पैसे खर्च करते हैं बिना सोचे। एक शादी होती है, दूसरा फेस्टिवल होता है, और तीसरा कोई अगर इनबिल्ट कोई अच्छा इवेंट आ गया उनका, जैसे बर्थडे हो गया या एनिवर्सरी हो गया या कुछ भी। तो उनके तो जो ब्लू स्टार के एमडी ने बोला है, उन्होंने बोला है कि ईयर ऑन ईयर उनको 30% का ग्रोथ दिख रहा है इस क्वार्टर का, ईयर ऑन ईयर जो है। और वो उन्होंने बोला कि फेस्टिवल सीज़न की वजह से ही इतना ग्रोथ हुआ है। फेस्टिवल सीज़न से याद आता है कि मैरिज सीज़न आने वाला है इंडिया में। मैरिज के जो सीज़न है वो इंडिया में आने वाले हैं। तो मैरिज सीज़न तो इंडिया में होता है ना, वो दो फेजेस में होता है। एक तो होता है हम लोगों का अप्रैल मई के आसपास होता है, और जो दूसरा होता है वो शुरू होता है नवंबर से। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च के अराउंड होता है। तो ये 2 सीज़न होता है। तो रेमंड लाइफस्टाइल का अभी कुछ दिन पहले रिज़ल्ट आया था, और क्यू ऑन क्यू अच्छा रिज़ल्ट आया, ईयर ऑन ईयर बहुत ख़राब आया। सुनील कटारिया जो उनके एक बोर्ड मेंबर है, डायरेक्टर है आई गेस, उन्होंने आके बोला था कि ये ईयर बहुत एक्सेप्शनल रहा हमारे लिए, क्योंकि जो फर्स्ट फेज़ में फर्स्ट सीज़न में जो शादियाँ होनी थी वो नहीं हुई, और वो शादियाँ पोस्टपोन्ड हुई हैं। तो वो बैकलॉग, या कह सकते हैं कि वो जो पोस्टपोन्ड हुई है शादी, वो सेकेंड सीज़न में कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टॉक्स रिलेटेड टू वेडिंग सीज़न बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट सम ऑफ देम आर, जैसे कि रेमंड लाइफस्टाइल हो गया खुद, वो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। आई गेस 2800 के प्राइस पे वो लिस्ट हुआ था। 2800 के प्राइस पे लिस्ट हुआ था वो, और अभी 1900 कुछ चल रहा है। अगर मैं अभी जस्ट चेक करूँ आप लोगों के सामने रेमंड लाइफस्टाइल, तो रेमंड लाइफस्टाइल, हाँ, 1974 के प्राइस पे चल रहा है। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप और 24 का पी। और हम लोग जानते ही है नेक्स्ट अभी आई थिंक दो तीन क्वार्टर्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और साथ में इनका जो कॉल हुआ था उसमें बहुत अच्छा अपडेट ये था कि वो नेक्स्ट 3 साल में अपने 500 से प्लस स्टोर्स ओपन करने वाले हैं। और सुनील कटारिया बहुत कॉन्फिडेंट थे कि उनकी जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में होगी, हाई डबल डिजिट में, आई गेस 17, 18, 19% के अराउंड, टॉप लाइन भी और बॉटम लाइन भी। और उसके अलावा रेमंड लाइफस्टाइल के अलावा हम लोग बात करें तो पीएन गाडगिल, जो कि एक रीजनल प्लेयर है ज्वेलरी का, जो कि महाराष्ट्र और गोवा में अभी ज़्यादा फैला हुआ है, वो भी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है। ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट आया था पीएन गाडगिल की अगर हम लोग चेक करें तो आई गेस ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था इनका। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स क्वार्टर्स, हाँ, ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था, और क्यू ऑन क्यू भी काफ़ी ओके। तो टॉप लाइन जो था ईयर ऑन ईयर अच्छा हुआ था, बॉटम लाइन भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा आया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो टॉप लाइन इंक्रीज़ हुआ था, ओपीएम मार्जिन डिक्रीज़ हो गया था, और जो बॉटम लाइन है वो भी थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ था, ज़्यादा असर पड़ा नहीं इन पे, डिस्पाइट कि कंज्यूमर बहुत कम खर्च कर रहे थे Q2 ऑफ दिस ईयर। तो आई थिंक इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स भी एक स्टॉक है जिस पर हमारी नज़र हो सकती है। तो ये 3-4 स्टॉक है जो कि मेरे सीज़न में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर बहुत अच्छे हो सकते हैं इनके लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इंडियन मार्केट जो पूरी तरह से गिर रहा था, खासकर जो कल का ब्लड बाथ था 500-600 पॉइंट के अराउंड का, और स्पेशली अडानी शेयर जो बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल नीचे खट 20% सब कुछ, अभी वो थोड़ा संभला हुआ है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये दोपहर के 2:30 हो रहे हैं, तो मार्केट 2% ऊपर है, सेंसेक्स करीबन। और वो इसलिए क्योंकि यूएस का जो जॉब डाटा आया है वो बहुत अच्छा जॉब डाटा आया है, अभी 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले ही आया था। और ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आज भी क्या एफआईआई ने सेलिंग करी है आज, अगर क्योंकि 2% अगर ऊपर है मार्केट, तो आई डोंट थिंक एफआईआई ने ज़्यादा सेलिंग करी होगी। हो सकता है सेलिंग करी हो और डीआईआई ने बहुत खरीदा और रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत खरीदा हो। और देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या स्टेटस हो सकता है एफआईआई का आज। और बस ऐसे ही एफआईआई थोड़ा कम सेल करे और इंडियन मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि वेडिंग सीज़न आ रहा है। और जो करेक्शन था मार्केट में, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि बहुत लोग फंसे हुए थे बहुत ओवर हाइप्ड, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में। रेलवेज़ में बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक रेलवेज़ में थे,
हम लोग के एनर्जीज़ में थे, एनर्जी सेक्टर में थे हमारे इतने ओवरवैल्यूड स्टॉक, पता नहीं क्यों थे, बट वो बस जस्ट बिकॉज ऑफ बुल मार्केट वो सब भाग रहे थे स्टॉक्स। रिसेंटली सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक बहुत न्यूज़ में स्टॉक था, जो कि मेरे भी वॉच लिस्ट में था, सेमीकंडक्टर का स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। वो लिस्ट हुआ था सेमी सेगमेंट में आई थिंक पिछले क्वार्टर में, और कल उसका रिजल्ट आया, बहुत ख़राब रिजल्ट आया। टॉप लाइन ऊपर से आई गेस 15-20% गया, बॉटम लाइन 70% के करीबन डाउन था, अगर मैं एक बार चेक करूँ सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बहुत ख़राब हालात थी इसकी। हाँ, टॉप लाइन डाउन था 15-20%, बॉटम लाइन डाउन था 60-70% के अप्रॉक्स। और ऐसा होना नहीं चाहिए था जनरली, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा था, कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी। न्यू वेयर हाउस भी इन्होंने 2 शायद न्यू वेयर हाउस खोले थे गुजरात में कहीं तो। और पूरा सेमीकंडक्टर मार्केट ही अगर बूम हो रहा है और एक स्टॉक नीचे जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो इशू है। आई थिंक कौन कॉल देखना पड़ेगा फॉर रिगार्डिंग द इशू कि इशू है क्या। और अभी के लिए यही अपडेट्स हैं। मिलते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय।